x3 y3। अब जैसे एग्जांपल आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices 3, -7, -4, 3 या 5 and 6, 2। इसका मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, -7, -4, 5 and 6, 2। अब यदि मैं इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, हाफ 3, -7, 1, -4, 5, 1 और 6, 2, 1। ये हमने इसको इस तरह से लिखा। और कल जैसे मैंने डिटरमिनेंट निकाला था ना, वैसे डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से करना इसको। हाफ 3, 5, 1, 2, 1, बीच का साइन चेंज 7, -4, 1, 6, 1 +1, -4, 5, 6, 2। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। या हाफ 3 multiplied by 5 - 2 +7 multiplied by -4 - 6 और +1 multiplied by -8 - 30। ये आ गया आपका 1/2, 3 × 3 9 -70 -38। ये आ गया आपका -108 -99 -99। और माइनस में कभी एरिया नहीं होता है, इसलिए एरिया आ गया 99/2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 99/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया भाई 99/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? इस तरह से हम एरिया निकालेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें जो भी आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 69/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस तरह से निकालेंगे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम बन सकती है आपकी कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो कोलिनियरिटी। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। सेकंड एप्लीकेशन है हमारी कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be equal to 0। यदि आपके ये 3 पॉइंट इक्वल टू 0 होगा, इस पर से इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। Then the points will be collinear. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be equal to 0. So 3 point x1 y1 x2 y2 x3 y3 will be collinear. Collinear का मतलब सब समझते हैं ना बेटा? Collinear का मतलब है एक ही लाइन। पहला पॉइंट A, B, C, एक ही लाइन, तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर। Then the points are said to be collinear. If these 3 points x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear, then the determinant will be equal to 0. तो determinant का वैल्यू 0 के इक्वल। क्लियर है? जैसे आपसे बोल दिया find the value of k for which the points 3, -4, 5, 2
and 7, K are collinear. हमको ये गिवन है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, तो यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। देखो 3 - 4 1 5 2 1 7 K 1 is equal to 0। 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब डायरेक्टली कर सकते हो बेटा, देखो 3 की लोअर कॉलम हटाई ना, जरूरी नहीं वैसे लिखना है। 3 की लोअर कॉलम हटाई तो ये 4 एलिमेंट दिया, तो देखो 2 - K, फिर बीच का साइन चेंज +4, इसकी लोअर कॉलम हटाई ना, ये 4 एलिमेंट, तो देखो 5 - 7, फिर +1, इसकी लोअर कॉलम हटाई तो ये 4 एलिमेंट, तो 5K - 14 इक्वल टू 0। क्या इस तरह से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ? ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, एक बार आपको प्रैक्टिस होगी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - K, -4 का +4, 5 - 7 +1 5K - 14। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 6 - 3K 20 - 20, चलो -2 आ गया ये, तो -8 5K - 14, 2K आ गया ये, और ये हो गया -2 - 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया, 8 आ गया, सॉरी K का वैल्यू 8 आ गया। इसका मतलब जब K का वैल्यू 8 होगा तब जाके ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। Then this point will be collinear. So these points will be collinear if K equal to 8. K का वैल्यू 8 होगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। Then these points will be collinear. क्लियर है कोलिनियर केस? कोलिनियरिटी क्लियर है? कर लेंगे। चलिए, एक होता है बेटा क्रेमर्स रूल। अब वो क्रेमर रूल आपको गिवन तो है बुक में, लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। अब वो यूटिलिटी क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है, वो क्रेमर रूल आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए काम में। क्रेमर रूल जो है, मैं बता दो देता हूँ क्रेमर्स रूल क्या होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि दो इक्वेशन है, 3x + 4y = 7 एंड 5x - 2y = 3। ये दो इक्वेशन है। अब मुझे इसमें क्रेमर रूल कैसे यूज करने दो, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्रेमर रूल क्या होगा, मैं डिटरमिनेंट या डेल्टा 3 4 5 - 2 ये निकाल लिया, -6 - 20 - 26, फिर डेल्टा x के लिए, तो x की वैल्यू की जगह कांस्टेंट रख दो। ये आ गया -14 - 12 - 26 डेल्टा 1। इसमें y की वैल्यू की जगह कांस्टेंट रख दो, तो 9 - 35 - 26। x होता है बेटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और y होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा x की वैल्यू -26 / -26 1 आ गया, और y का वैल्यू -26 / 26 1 आ गया। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू 1 और 1 मिली। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज कॉल्ड क्रेमर रूल। इसको हम क्रेमर रूल बोलते हैं। समझ में आया क्या क्रेमर रूल? डेल्टा x और y के कोफिशिएंट 3 4 5 - 2, डेल्टा x के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रख देंगे, डेल्टा y के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रख देंगे डेल्टा वाले पार्ट में। इन तीनों का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो x आ गया आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा। दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। अब ये आपके बुक में दे तो रखा है, लेकिन इसका कोई यूटिलिटी इसलिए नहीं है। सपोज आपको दो इक्वेशन दे दी और आपसे बोल दो इक्वेशन आपका आंसर क्या है, तो आप तो सब्स्टिट्यूट कर करके देख लेंगे चार ऑप्शंस को। हम कौन सा क्रेमर रूल यूज करने वाले हैं? मेरी बात समझ में आई? आपसे बोल दिया कि सोल्व 3x + 4y = 7, 5x - 2y = 3 बाय क्रेमर रूल। ऑप्शंस दे दिया, x = 1 y = 2, x = 2 y = 1, x = 1 y = 1। तो चारों ऑप्शन रख के देख लेंगे।
हम क्रैमर रूल क्यों यूज करें? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्रैमर रूल है। 3 इक्वेशन का भी बता देता हूं, 3 इक्वेशन को भी हम इसी पार्ट से करते हैं। जो 3 का कैसे करेंगे समझिए। 3 इक्वेशन का हम क्रैमर रूल कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ गई थी और उसमें क्रैमर रूल यूज करें। x minus y plus 2z equal to 7, 3x plus 4y minus 5z equal to minus 5, and 2x minus y plus 3z equal to 2. अब मुझे इसका क्रैमर रूल से वैल्यू निकालनी, इसकी x y z की वैल्यू निकालनी। तो डेल्टा 1 minus 1 2, 3 4 minus 5, 2 minus 1 3, 1 multiplied by 12 minus 5 plus 1 multiplied by 9 plus 10 और plus 2 multiplied by minus 3 minus 8। ये आ गया 7 19 और 11 22 26 4 आ गया। ये हमारे डेल्टा की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं। तुम्हें बस मेथड पता होना चाहिए कि कभी कुछ भी आ जाए, सब थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाए तो आप बता सकते। नाउ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की जगह कांस्टेंट रख देंगे 7 minus 5 12, बाकी वही होगा। 7 multiplied by minus 12 minus 5, so ये 4 था, so 12 minus 5, मैं यार क्या करूँगा, minus 4 minus 1, ठीक है, plus 1 minus 15 plus 60 और plus 2 5 minus 48। ये आ गया आपका 7 49 plus 35 और minus 43 minus 86, 49 और ये हो गया आपका 45 आएगा, 45 आएगा 35। अच्छा 45 35 लेगा 45 आएगा। ठीक है, 49 और 45 94 हो गया, 94 8 आ गया ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब इस तरह डेल्टा वाई 1 3 2, वाई की जगह कांस्टेंट 7 minus 5 12, 2 minus 5 3, 1 multiplied by minus सर -6 आएगा। अरे यार रुक 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 एक मिनट, रुक जा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे कहा -6, बोल तो सही बेटा, किसने बोला था? plus 60 minus 7 9 plus 10 plus 2 36 plus 10, ये आ गया 45 plus 19 into 7, 19 into 7 कितना होता है? 19 into 7 कितना है? 19 into 7 133 माइनस का 133 और 46 into 2 92, तो 92 4 आ रहा है। चलिए y की वैल्यू, z की वैल्यू, डेल्टा z 1 3 2 minus 1 4 minus 1 और ये था आपका 7 minus 5 12, ये आ गया 148 minus 5 plus 1 36 plus 10 plus 7 minus 3 minus 8, ये आ गया 43 plus 46
और -77 कितना आ गया ये 89 और 77 12। तो अब हमारा देखो x का वैल्यू आ गया हमारे पास, इधर देखना है x का वैल्यू आ गया हमारा, डेल्टा x की वैल्यू 8 है डिवाइड बाय 4 2, y का वैल्यू आ गया 4 डिवाइड बाय 4 1, और z का वैल्यू आ गया 12 डिवाइड बाय 4 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x बाय क्रेमर रूल। मतलब नहीं है लेकिन इतना कोई मतलब नहीं है इसका, फालतू की बात है क्योंकि इतना लेंदी, हम तो वैसे वैल्यू रख रख के देख लेंगे, हम क्यों निकालेंगे। तो ये इसका एक लास्ट एप्लीकेशन था डिटरमिनेंट का। अब मैं कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करने से पहले एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 4 -5 2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट x 4 -5x। तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या होगी। यदि ये दो डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, बोलिए भाई। नॉन मैथ्स वाले के लिए पूछ रहा हूँ, मैथ्स वालों को तो पता होना चाहिए। यस बोलिए ना बेटा, जवाब तो दो, गलत सलत कुछ भी जवाब दे दो। 3 2 गलत है बेटा, ये ऐसे नहीं करते, डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते। अब सुन लो, मुझे पता था आप यही बताएंगे इसलिए पूछा। डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते हैं, डिटरमिनेंट में ओपन करते हैं, सोल्व करते हैं। डिटरमिनेंट में कभी भी कंपेयर नहीं करते, वो मैट्रिक्स में करते। 6 -20 x² -20, तो 6 इक्वल टू x², x की वैल्यू ±√6। डिटरमिनेंट में आप वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते हैं बेटा। डिटरमिनेंट में कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं, आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट मतलब सोल्व करो, कंपेयर मत नहीं करते कभी भी डिटरमिनेंट, याद रहेगा। तो आंसर आ गया ±√6। क्लियर है, ये क्लियर है। जो पहला याद रहेगा, ये आपको कभी भी डिटरमिनेंट में कंपेयर नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया इसको, इसलिए हमने यहाँ पर बताया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो काम की चीज है, इफ ऑल द रोज, इफ एनी रो, इफ एलिमेंट्स ऑफ any row or column are all zero, then determinant is equal to 0. Then determinant is equal to 0. यदि किसी भी डिटरमिनेंट के सारे, किसी भी रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। जैसे मैंने बोला 1 -1 3 5 0 0 0 7 -2 3, then this value will be equal to 0. तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी जो पूछी जाएगी। ऐसे प्रॉपर्टी बहुत सारी है लेकिन हमने जो पूछी जाएगी वो है, इफ एलिमेंट्स ऑफ, यदि आपके रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल। इसमें कोई दिक्कत, इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत? सेकंड प्रॉपर्टी, if any two row or columns are identical, then value of determinant is 0. Then value of determinant is 0. Example, -7 5 4 3 2 9
-754। तो बेटा इसका कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, एक जैसा है। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर? कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगी तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। बाकी को सबको क्लियर है? कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसी होगी तो उसका वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। थर्ड, determinant of skew symmetric matrix of odd order is equal to 0, skew symmetric matrix odd order का मतलब 3 into 3, 5 into 5, 7 into 7, ये odd order कहलाता है। तो आपके लिए तो 3 into 3 काम का है। उसका skew symmetric matrix का डिटरमिनेंट, जैसे ये मैंने बोला, ये 0 0 0, मैंने बोला x minus y minus x5 लिख दिया, या लिख दिया z minus z। अब ये skew symmetric matrix से बता, odd order मतलब 3 into 3 का order, तो इसको आप सोल्व करोगे तो भी इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। आया समझ में? आया? थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है कि बेटा? अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ध्यान से समझो। भाई दो चीज बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बोला ए मैट्रिक्स, मैंने बोला 3 2 5 4 1 2 5 minus 1 3, सपोज मैंने यहाँ पर निकाला 3, तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी जगह ऐसा हुआ कि ए कोई डिटरमिनेंट है, आपका डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये हमारा डिटरमिनेंट है। अब यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 डिटरमिनेंट है, तो बेटा सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। आपको एक चूज करना पड़ेगा कि आप किसी रो को चूज कर रहे हो कि कॉलम को चूज कर रहे हो। कोई भी एक रो या कॉलम आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए आप किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम। सपोज मैंने बोला कि यार मैं थर्ड कॉलम को कर दूं, मेरी इच्छा हुई कि मैं सिर्फ थर्ड कॉलम, एक ही रो होगी या एक कॉलम, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि चलो मेरे को थर्ड कॉलम को करना है, तो ये ऐसा होगा। ये 3 डिटरमिनेंट है, सिर्फ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। ये दोनों में अंतर होता है बेटा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का अंतर समझ में आया? यदि मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, और डिटरमिनेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होगी, कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसी पे प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें।
If A is a square matrix of order 3, and determinant A equal to 7, find determinant 4. Find determinant 4. अब क्या हुआ, A मैट्रिक्स है और 4A निकालोगे तो 4A भी मैट्रिक्स होगी। A मैट्रिक्स है, 4A भी मैट्रिक्स। इसको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका ये वाला एग्जांपल। सब मेरे को डिटरमिनेंट 3A निकालना होगा, तो ये डिटरमिनेंट हो गया 9 6 15 12 3 6 15 माइनस 3 9। इसमें हर एक रो या हर एक कॉलम, किसी भी रो या कॉलम से कॉमन निकल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट रो से 3 कॉमन आ रहा है, सेकंड से भी 3 कॉमन आ रहा है और थर्ड से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो ये 3 कितनी बार कॉमन आ रहा है बेटा? फर्स्ट रो से भी आ रहा है, सेकंड रो से भी आ रहा है और थर्ड रो से, तो मतलब 3 टाइम्स कॉमन है। यहाँ से कॉमन यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, ये हो गया आपका 27। तो डिटरमिनेंट 3A कितना हो गया? 27 डिटरमिनेंट। तो जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा वही डिटरमिनेंट 4 है, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैं मल्टीप्लाई होगा, ऑर्डर है 3 into 3, तो 4 का क्यूब बाहर आता है, तो 64 into 7। बताइए कितना आंसर आया? 64 into 7 440। तो इसका आंसर बेटा 448 है। So the determinant is equal to 440। तो यदि कोई मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो जितना ऑर्डर होता है उतना ऑर्डर बाहर आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है उतना ऑर्डर बाहर। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ऑर्डर 3 है तो 4 का क्यूब बाहर आ जाएगा। जितना ऑर्डर होगा उतना क्यूब बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट। इसका मतलब डिटरमिनेंट 4A होगा, 4 का क्यूब डिटरमिनेंट 64 into 7। एक और एग्जांपल देके समझाएं। हमने बोला एक A is a square matrix of order, A is a square matrix of order and determinant A equal to 5। Find determinant 6। डिटरमिनेंट 6 से निकाल, तो ऑर्डर कितना है बेटा? 2 ऑर्डर का, तो 6 स्क्वायर डिटरमिनेंट। So what is the determinant of 6A? डिटरमिनेंट 6A किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। डिटरमिनेंट 6A will be equal to 180। ये डिटरमिनेंट है 6A की वैल्यू आती है। क्लियर? चलिए एक मिनट, कितना टाइम हो गया? अभी टाइम है, आज कंप्लीट हो जाएगा भाई। मंडे से हम लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मंडे से। आज ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। बस मुझे अब इनवर्स के बारे में बताना, जो कि 2 into 2 का है बताना, 3 into 3 का कोई मतलब नहीं, वो तो जिंदगी में नहीं पूछे। टेस्ट वेडनेसडे को है, बिल्कुल है टेस्ट वेडनेसडे। टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और वेडनेसडे मंडे को सुबह 10 बजे वाली क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरी वॉइस में, है? मेरी वॉइस सही नहीं आ रही थी बेटा? आवाज सही नहीं आ रही है? आ रही है, फिर क्या है? तेरे में दिक्कत होगी बेटा, चिन्ह सही कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे को 10 बजे पहले हम जो आपको ब्लड रिलेशन की डीपीपी दी है वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद मैं
सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करूंगा डायरेक्शन सेंस। और बेटा इसका मॉड्यूल भी कर लो आप, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर लो, पहले मेरी डीपी भी कर लो, फिर बाद में मॉड्यूल के करते रहना, मॉड्यूल की डीपी भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट, adjoint of the matrix, adjoint of matrix। आपको ऑर्डर 1 to 2 के बारे में समझ सकते हो, 3 into 3 का तो कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी का कोफैक्टर पूछा जा सकता है, मैं अभी समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला मैट्रिक्स है 3 - 4 5 7, इसका जो एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए होगा इन सभी का कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा। C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट होता है किसी मैट्रिक्स। C11 क्या बोल रही है, अब आ रही है क्या आवाज, अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, रुको रुको। तो मैंने बोला a = 3 - 4 5 7, 3 - 4 5 7 एडजॉइंट है। इसका एडजॉइंट है क्या होगा, इनका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, C11 निकालते हैं -1 की पावर 1 1 इसलिए 1 + 1, और इसकी रो और कॉलम हटा देंगे, इसकी रो हटा दी कॉलम हटा दी, ये बचा। तो C11 आ गया 7, -1 की पावर 1 + 1, रो और कॉलम हटा दीजिए तो बचा 7। ये समझ में आया C11? C11 समझ में आया?
अब जैसे मेरे को C12 निकालना, ध्यान से देखना बेटा, C12 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करो, आपको ओड आ रहा है कि इवन आ रहा है, बस ये बता दो मुझे। 1 + 2 3, ओड है इवन है बेटा? ओड है इवन है? ओड है। ओड आएगा तो माइनस आएगा, ओड आएगा तो माइनस आएगा, इसका बता रहा हूँ। इसकी रो और कॉलम हटा दी तो ये बचा, तो हमारा C12 -5 आ गया, इसका C12 -5 आ गया। C12 में कोई दिक्कत? C12 में कोई दिक्कत? बाकी लोग बताओ बेटा। 1 2 ईशा दिव्यांशी सुनो, 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 3। ओड आएगा तो माइनस लगाओगे, इवन आएगा तो प्लस लगाओगे। ओड आ रहा है तो माइनस लगा दिया। हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो ये बचा, तो ये 5 यहाँ आ गया, और इन दोनों का सम ओड आ रहा है इसलिए माइनस, इन दोनों का सम ओड आ रहा है इसलिए माइनस। जैसे एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, C21 मतलब इसका कोफैक्टर 2 + 1 3 माइनस, इसकी रो और कॉलम हटा दो, तो इसका कोफैक्टर आ गया आपका 4, इसका कोफैक्टर आ गया आपका 4। ये आया C21 समझ में? C21 समझ में आया क्या? अब C22 की बात करो, 2 + 2 4, इवन आ रहा है, प्लस इसका कोफैक्टर, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो 3, तो C22 आ गया हमारा 3, C22 3 आ गया बेटा। इसको फिर अगली क्लास में रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार देख लो, अगली क्लास में वहां पर रिपीट कर दूंगा। एडजॉइंट है, सारे एलिमेंट को लिखो, 7 -5 4 3 का ट्रांसपोज कर दो, ये इसका एडजॉइंट है, दिस इज द एडजॉइंट, ये इसका एडजॉइंट है। वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट भी लिख सकता था एडजॉइंट, लेकिन मुझे कोफैक्टर बताने थे, इसलिए मैं ये ऐसा बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में वहां पर रिपीट कर देंगे इसको, छोड़ो, अभी तुम्हारा मुझे लग नहीं रहा कि अब वो है, अगली क्लास में इसको रिपीट करेंगे।